नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। पारंपरिक चिकित्सा, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच परस्पर सहयोग, पर्यटन, संस्कृति और आपूर्ति जैसे मुद्दों पर खासतौर पे चर्चा की, उसका उल्लेख किया। एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के क्या मायने हैं? भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से इस सम्मेलन को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? मुद्दा आपका में इसी पे चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त संजय कुलकर्णी जी से। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे प्रोफेसर सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज SIS से श्रीकांत कोंडापल्ली जी से। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अशोक जी मैं आपसे इस कार्यक्रम की करूंगा, क्योंकि SCO का ये शिखर सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन देशों का ये शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस सम्मेलन में दुनिया के कई ताकतवर देश भाग ले रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस शिखर सम्मेलन को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी। जो ये बहुत एक तो SCO है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि SCO में 4 मध्य एशिया के देश आते हैं: उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये हमें, जिससे हम कहते हैं, हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। इनके साथ हमारे बहुत पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं, परंतु जब से उनको स्वतंत्रता मिली है 1991 के बाद, तो उसमें हमारा जो संबंध है उनके साथ इतनी तेजी से हम आगे नहीं ले जा पाए हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ डायरेक्ट ज्योग्राफिकल कोई बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें जाते हैं और बहुत स्तर पर मुलाकात होती है। जैसे विदेश मंत्री गए थे, रक्षा मंत्री गए थे। तो हमारा जो इन 4 देशों के साथ, और इसमें तुर्कमेनिस्तान भी इनको निमंत्रित किया जाता है, वहां के भी जो राष्ट्रपति हैं इस वाले सम्मेलन में भी आए हैं, तो उन सब से मुलाकात हो जाती है। दूसरा, हमारे को एक और मौका मिल जाता है, जो आप जैसे आपने कहा, बड़ी शक्तियां हैं यहाँ पर। रूस है, चीन है। रूस तो हमारा बहुत ही, जैसे हम कहते हैं, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो एक और मौका मिल जाता है दोनों शीर्ष नेताओं को मिलने का और बातचीत करने का। और आप जानते हैं, जो चीन के साथ हमारी बहुत पिछले 2-3 साल से बहुत तलखियत है, तो उसमें भी एक ही मंच पर वो पहली बार आए हैं। और अब इस साल ईरान भी वहां पर एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम इन सभी से नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। आखिरी बात मैं मनोज जी इसमें ये कहूंगा, देखिए, ये वाला जो सम्मेलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 साल बाद, जिसे कहा जाता है फेस टू फेस, इन पर्सन, ये मीटिंग हो रही है। क्योंकि इससे पहले जो हुई पिछले साल, जो दुशांबे में हुई, वो जिसे कहा जाए हाइब्रिड फॉर्मेट में, तो वर्चुअल और इन पर्सन, तो ना प्रधानमंत्री मोदी गए ना राष्ट्रपति पुतिन गए उसमें। उससे पहले जो हुई रूस में, वो भी वर्चुअल फॉर्मेट में थी। तो ये 3 साल बाद पहली बार ऐसी मुलाकात है जो कि ये इन पर्सन हो रही है। और इस बीच में बहुत ही ज्यादा मुद्दे उभर कर आए हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में आज बताया। दूसरा, यूक्रेन का जो युद्ध है और उससे क्या पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, चाहे फूड क्राइसिस हो या एनर्जी क्राइसिस हो या फर्टिलाइजर क्राइसिस हो, तो उसके साथ कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए, और भारत क्या योगदान कर सकता है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक सफल संगठन बनाने के लिए, इसको और ऊर्जा देने के लिए, इसको और शक्ति देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी, जब से भारत इसका सदस्य बना है 2017 से, इनफैक्ट 2 साल उससे पहले भी 2015 से
प्रधानमंत्री मोदी ने हर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की है। जी। और ये तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब 2023 से, मतलब आज से, भारत की जो प्रेसिडेंसी है जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शीर्षक नेतृत्व भारत के हाथ में आ गया है। जी। तो इसीलिए भी भारत का जी, प्रधानमंत्री बिल्कुल। मोदी ये का वहां पर दो पहलू सम्मिलित होना बहुत ही बिल्कुल दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से शंघाई कॉरपोरेशन देशों का ये सम्मेलन जो है, ये जो देश हैं, इनका अपना एक महत्व है। भारत की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इस पहलू को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन के ट्रेड, कनेक्टिविटी और एनर्जी 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन एक मुद्दा और महत्वपूर्ण है जो इन देशों के बीच है, वो है आतंकवाद का, सुरक्षा का, शांति का, ऊर्जा का। आप कैसे श्रीकांत जी इस पूरे मुद्दे को देखते हैं जब हम भारत की दृष्टि से एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, क्योंकि भारत के हाथ में अब लीडरशिप आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? 3-4 मुद्दे मैं सोचता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अपना जो नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में, एक आपने कहा है कि ऊर्जा के विषय पर, क्योंकि अभी महामारी के जो दौरान हमने देखा है कि $100 पर बैरल ऊर्जा का दाम निकल गई, इतना बढ़ गई। तो इससे बहुत सारे जो हमारे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बहुत नेगेटिवली असर पड़ा। और इसीलिए हम इस साल रूस से कुछ 35% डिस्काउंट से वहाँ से हमने बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया था। तो इससे एक फ़ायदा हुई कि एनर्जी, क्योंकि सेंट्रल एशिया और रशिया के जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उससे हम अगर संपर्क करते हैं और उससे दोस्ती करते हैं तो बहुत फ़ायदा है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के। दूसरा चीज़ आपने कहा है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो एससीओ कंट्रीज़ में एक ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें पीस मिशन एक्सरसाइजेस करते हैं हम, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें भारत के जो फ़ौजी उसमें शामिल होते हैं और दूसरे देशों जो एससीओ कंट्रीज़ के फ़ौजी भी उसमें शामिल होते हैं। एक लो टू मीडियम स्केल पे होता है ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, और इससे बहुत फ़ायदा है क्योंकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में हमने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा नंबर 1 सिक्योरिटी चैलेंज है। तो ये दूसरे मुद्दे जो है, जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो हमारा कैपेसिटी बढ़ता है काउंटर टेररिज्म के ख़िलाफ़, जैसे कि हमारा टैक्टिक्स और हमारा ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स बढ़ाने के लिए ये अच्छा है कि भारत देश के लिए। तीसरा, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट लिंक करने के लिए, तो रूस और ईरान ने एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया था। जैसे कि हम भारत देश ने चाबहार पोर्ट को हमने बिल्ड किया, तो इससे फ़ायदा यह है कि हम सीधा तुर्कमेनिस्तान के गैस ले सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से, या दूसरे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो ऑयल और गैस, इसमें भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से। चौथा चीज़ यह है कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस जी, बल्कि वैसे अभी तक हमारा जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस उतना ज़्यादा नहीं है। हमारा वाणिज्य पूरा कुल मिलाकर 30-40 बिलियन डॉलर का भी नहीं है। रूस का और सेंट्रल एशिया का भी अगर हम इकट्ठा करें तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स उनसे बना के हमारा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आज, तो ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो आर्थिक पहलू है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में इस बात का खास तौर पे उल्लेख किया कि भारत किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि एससीओ शिखर सम्मेलन में जो देश भाग ले रहे हैं, इसमें से 4 देश ऐसे हैं जो परमाणु
हथियारों से संपन्न हैं, परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, ऊर्जा से संपन्न हैं। आप कैसे देखते हैं इसके महत्व को? और दूसरी बात जो मैंने आतंकवाद की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान भी है, लेकिन अफगानिस्तान इसका भी मेंबर नहीं है। लेकिन तमाम देश ऐसे हैं जो दुनिया की सुरक्षा, शांति और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं शिखर सम्मेलन को? धन्यवाद मनोज जी। मेरे को लगता है कि ये जिस तरीके से सम्मेलन होते हैं जी, इसमें खासकर भारत की जो पहलू हैं और भारत की जो लीडरशिप है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत को देखा जा रहा है, चाहे वो एससीओ में भारत की स्थिति हो या फिर वो क्वाड में पश्चिमी देशों के साथ हो, हमारा जो वर्चस्व है, हमारे जो जिस प्रकार से उभरती मैं कहूँगा जो प्रेस्टीज है विश्व भर में, उस पर जबरदस्त एक चढ़ाव आया है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि चाहे पाकिस्तान आज बार बार कह रहा है कि हम आतंक के खुद एक विक्टिम हैं, लेकिन आतंक का सौदागर कौन है? पूरा विश्व जानता है कि आतंक जो है वो पाकिस्तान से ही उभरता है। और पाकिस्तान में चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या जवाहिरी जिसको मारा गया अफगानिस्तान में, जो हक्कानी नेटवर्क के द्वारा उनके घर में रहता हो, तो पाकिस्तान जो बार बार अपने आप को एक आतंक का विक्टिम मानता है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व में जानते हैं सबको कि आतंक जो फैलाता है वो है पाकिस्तान। जैसे आपने कहा कि 4 न्यूक्लियर देश हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही एक नाजुक और मैं कहूँगा 1947 से लेकर के आज तक कोई अच्छे नहीं हुए। चीन के साथ हमारे संबंध जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण है, लेकिन हमारे पारंपरिक संबंध जो है रूस के साथ और ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंध जो हैं अगर हम देखें पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो चीन को भी लगता होगा, अब लगने लगा होगा कि चाहे भारत को वो देखते हो पश्चिमी देश के तरफ उसका झुकाव है, लेकिन जब यूक्रेन की बात हुई तो भारत जो है वो रूस के साथ खड़ा दिखा। और यही एक कारण है कि अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के नाते अपनी जो पूरे विश्व भर में छवि है उसमें जबरदस्त एक उछाल आया है। और खासकर जैसे आप कह रहे थे कि अब जो प्रेसिडेंसी है एससीओ की वो भारत लेगा, आप समझ सकते हैं भारत के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। क्या भारत विश्वगुरु है? भारत के संबंध पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। भारत की जो भूमिका है एससीओ में बहुत जबरदस्त है। चीन ने भी इसका समर्थन किया है भारत की अगले साल की अध्यक्षता के लिए। तो ऐसे माहौल में जब हम देखते हैं, चाहे न्यूक्लियर जरूर है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो इट इज सेल्फ अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन माना जाएगा, तो कोई करेगा नहीं। लेकिन उसके दायरे में अगर देखें तो भारत की जो भूमिका है कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, मुझे लगता है ऐसे इसमें मैं एक ही सुझाव दे सकता हूं पूरे सभी जो न्यूक्लियर, कि कम से कम जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य है परमानेंट और जो सभी न्यूक्लियर है, उन्होंने कम से कम नो फर्स्ट यूज डिक्लेयर करना चाहिए। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके पास न्यूक्लियर है, उन्होंने NFU नो फर्स्ट यूज का डिक्लेरेशन वो जो नहीं करते हैं। और आज जैसे आप देखते हैं यूक्रेन में रूस जिस प्रकार से बार बार एक सबको लग रहा था कि शायद रूस जो है पूरे विश्व में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसने दबाव नहीं डाला। वो अपने आप को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा यूक्रेन में देखता है, वो विश्व कहता है नहीं ये इन्वेजन है। तो ऐसे माहौल में भारत जो है जिसके संबंध रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं, भारत के संबंध विश्व में पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, भारत क्वाड का सदस्य है, ऐसे इसमें मुझे लगता है भारत एक जबरदस्त भूमिका निभाएगा, क्योंकि एससीओ 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन पश्चिमी देश 60% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दोनों इसमें भारत है 30% में भी भूमिका निभा रहा है और 60% में भी भूमिका निभा रहा है। चीन जो है वो चाहता है कि पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे रहे, क्योंकि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, चाहता है पैसे वहां से कमाए जाए, टेक्नोलॉजी वहां से ली जाए, अपने व्यापार उनके साथ किया जाए। भारत के संबंध उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत जो है ऐसी स्थिति में है कि मुझे लगता है एक विश्व गुरु एक ऐसा लीडरशिप प्रदान कर सकता है। और खासकर अब जब भारत की प्रतिष्ठा, भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है पूरे विश्व भर में बहुत ऊंची है और सबकी नजर अब भारत के ऊपर। बिल्कुल, ये भारत की विदेश नीति की खूबी ही कही जाएगी, कूटनीति की सफलता ही कही जाएगी कि भारत
एससीओ कंट्री की जो लीडरशिप उसके हाथ में आई है वो अपने में एक बड़ी सफलता उसको कहा जाएगा, क्योंकि इस एससीओ देशों में कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका विरोधी माने जाते हैं, लेकिन भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और दूसरी तरफ भारत के अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए कूटनीति के नज़रिए से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अफगानिस्तान जो देश है, आतंकवाद को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन एक पर्यवेक्षक देश के रूप में वो भी एससीओ से ऐसे कई देश जुड़े हुए हैं, यानी आकार एससीओ का जो है वो लगातार बढ़ता रहा है समय समय पर। अशोक जी, लेकिन मैं बात यहाँ पर, क्योंकि बात आई चीन की आर्थिक शक्ति की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से इस एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत जो तेजी से उसकी आर्थिक शक्ति के रूप में उसका उदय हो रहा है, इसको दुनिया के सामने रखा है, एससीओ देशों के सामने रखा है। 70,000 स्टार्टअप भारत के पास हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत। आज प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत जोर शोर से के साथ कहा, आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने हैं? जी, मैं समझता हूं इसके मायने ये हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सभी एससीओ देशों को, और मेरे विचार से ये जो संदेश था जी मनोज जी, ये केवल एससीओ देशों के लिए नहीं था, पूरे विश्व भर के लिए था। जी जो भारत एक नई शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है पूरी दुनिया में, और जो हम योगदान दे सकते हैं, चाहे वो एससीओ देशों के लिए या और पूरी दुनिया में देशों के लिए, तो वो हम बिल्कुल योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा 7.5% जीडीपी ग्रोथ है हमारा, जो कि मेजर इकोनॉमीज में सबसे बड़ा है। 70,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें कि 100 इसमें यूनिकॉर्न्स हैं। आपको याद होगा, देखिए एससीओ के 2 लीडरशिप समिट्स होते हैं, एक ये है हेड ऑफ स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। भारत हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट की भूमिका निभा चुका है, लीडरशिप की भूमिका निभा चुका है 2020 में, जिसमें कि और देशों के प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करते हैं। तब भारत ने बहुत ही नए नए इनिशिएटिव्स लिए थे एमएसएमईज के लिए, यूथ इनोवेशन सेंटर्स के लिए, और इस बारी भी भारत ने यही कहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम आगे लेकर जाएंगे। और जो पूरी दुनिया के सामने मनोज जी इस बारी चैलेंजेस हैं, ये कोविड-19 महामारी के द्वारा और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, जो यहाँ पर सप्लाई। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन श्रीकांत जी, अगर बात में आर्थिक जो इसका पहलू है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का, उसमें आर्थिक पक्ष पे खासा जोर था कि भारत आर्थिक दृष्टि से कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कैसे मजबूती के साथ उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन रहा है। साथ ही बात उन्होंने एक महत्वपूर्ण कही कि स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन की स्थापना, और एससीओ देशों के लिए इसका एक तरह से उन्होंने ऑफर भी दिया। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये ज़रूरी है, क्योंकि महामारी के जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई और जो अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स कम हुई बहुत सारे देशों में, ये दुनिया का जो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हुई थी, जो कोविड-19 का जो महामारी, तो इससे निकलने के लिए हम अभी बहुत सारे देशों ने कुछ स्टिमुलस पैकेजेस कर रहे हैं। कुछ देशों ने ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के ऊपर। तो इस स्टिमुलस पैकेज में भारत का जो आत्मनिर्भरता कैंपेन जो है, इससे हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स बढ़ें और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। तो हम एक रास्ता दिखा रहे हैं सभी देशों के लिए, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स बहुत कम हुई पिछले 2 साल में। बहुत सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और अगर आप रशिया के बारे में देखें, चीन के बारे में भी देखें, चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.3% होगी इस साल, तो बहुत कम है। हमारा कुछ 8 दशक का एक एस्टिमेट है IMF के। तो ऐसे लगता है कि भारत एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि ऐसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि इनोवेशन और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के बारे में, तो ये बहुत सारे चीज़ जो यूरेशियन कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है। जी
जी बिल्कुल। संजय कुलकर्णी जी, जो कूटनीति का पहलू है वो दरअसल एससीओ शिखर सम्मेलन में बहुत दिलचस्प देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, तुर्की है, अब ईरान भी है, और पर्यवेक्षक देश तो कई हैं इसमें, जिनको खास तौर पे एक तरह से अमेरिका विरोध के रूप में देखा जाता है, लेकिन तमाम देश भारत के साथ हैं, भारत के दोस्त हैं। आप कैसे इस कूटनीति को देखते हैं? मनोज जी, अगर आप देखें जी। कि आज विश्व भर में 4 ऐसे पिलर्स कह सकते हैं हम लोग हैं। एक अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा यूरोपियन यूनियन और चौथा एक रशिया। और हर एक में कुछ ना कुछ एक स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। अगर हम रशिया देखें तो हम देखेंगे कि रशिया मिलिट्रीली स्ट्रांग है, पर अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था देखें इतनी मजबूत नहीं है जीडीपी के तौर पर जितनी होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन देखें, हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था जीडीपी के तौर पर बहुत अच्छी है, पर मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है, यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यूएसए को देखें तो यूएसए आर्थिक भी बहुत तगड़ा है, मिलिटरीली भी बहुत तगड़ा है और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत तगड़ा है। अगर हम चीन को देखें, आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त बढ़ती जा रही है और उसके मिलिट्री भी काफी जबरदस्त स्ट्रांग हो रहे हैं, काफी मॉडर्नाइज्ड है, और जो टेक्नोलॉजिकली है वो तब भी डिपेंडेंट है वेस्ट की तरफ, उसका जो ध्यान देता है वहां से जो भी कॉपी करना है, जैसे भी करना है टेक्नोलॉजी वहां से। तो ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि चीन जो है अपने आप को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर माने या न्यू ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड माने, कोई न कोई किसी तरीके से अपना बनाने की कोशिश करे। भारत जो है दोनों तरफ उसके जो संबंध हैं, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूरोपियन यूनियन के 27 देश सबके संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। नाटो की जो आर्मी है तकरीबन 14 लाख की फौज है नाटो की, हमारी भी तकरीबन उतनी है, चीन की हमसे ज्यादा है। तो ऐसे इसमें जब हम देखते हैं कूटनीति के तौर पर कि भारत जो है इसका पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस रोड पे है भारत कि इसका पूरा फायदा, खासकर जब हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, मिलिटरीली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली पूरे विश्व भर में हमारी एक जबरदस्त मान है, एक मर्यादा है जिसकी तरफ लोग देखते हैं, और प्रधानमंत्री की जो छवि है और भारत की जो छवि है उसके मद्देनजर मुझे लगता है आज ऐसा वक्त आ गया है कि भारत एक मैं कहूंगा एक रास्ता दिखा सकता है पूरे विश्व में। अगर शांति विश्व को चाहिए तो बहुत जरूरी है कि विस्तारवाद में ना लगे, आतंकवाद के बरखिलाफ सबके सब लड़े। भारत शुरू से कहता है, ओनली 9/11 के बाद रूस अमेरिका को लगा आतंक, हम बार बार कहते आए कि आतंक जो है इसका कोई मजहब नहीं होता है, आतंक जो है इस पे कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होता है, आतंक जो है वो एक मानसिकता है और उस मानसिकता को मारना निहायत जरूरी है। इसका अभी पाकिस्तान आप देखिएगा किस प्रकार से बार बार हल्ला करता है, आज जिस सांप को उन्होंने पाला वही सांप उसको डसने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में देखिएगा क्या हाल हो रहा है, तो सब कुछ जानता है, चीन खुद जानता है कि उसका बैकयार्ड सिंकियांग है, वो अगर उसको वो पाकिस्तान के साथ अगर अच्छे संबंध चीन ना रखे तो हो सकता है सिंकियांग में आतंक फैल जाए, उससे भी उसको डर है। तो ऐसे हालात में जब पूरे विश्व भर में एक आतंक का प्रकोप, एक कोविड-19 के द्वारा जिस प्रकार से सबकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हुई, जिस प्रकार से यूक्रेन के बाद फूड क्राइसिस पूरे विश्व भर में जबरदस्त महंगाई बढ़ रही है, ऐसे इसमें आप देखें कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां महंगाई अंडर कंट्रोल है, जहां पे कोविड-19 के बाद हमने अपने ही नागरिक ने पूरे विश्व भर में दवाइयां बेच करके विश्व को बचाने की कोशिश की। तो जो लीडरशिप रोल है, जो भारत ने अपने आप को जो पुरानी एक सभ्यता के तौर पर दिखाने की कोशिश की, उसमें जरूर एक उछाल आया है। यही वजह है संजय कुलकर्णी जी। अशोक जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा की बात प्रधानमंत्री जी ने की, ऊर्जा की बात की, खाद्य सुरक्षा की बात की है प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा कनेक्टिविटी का उठाया है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में भारत ने मानवीय आधार पर जो मदद की अफगानिस्तान की, और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी, उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं उठाया गया है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, क्योंकि कनेक्टिविटी की बात हो रही है जो संघाई देश हैं उनके बीच में। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी। कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इन सभी देशों के लिए, और इसमें भारत ने बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि मालूम है जो हमारे राजनीतिक संबंध नहीं है अफगानिस्तान के साथ, यहाँ तक कि 1 साल से ऊपर हो गया है, किसी भी देश ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किए हैं, परंतु फिर भी
जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मानवता के वजह से हमने वहां पर 50,000 टन वीट देने का, क्योंकि वहां पर मेल न्यूट्रिशन बहुत है, बच्चों में, औरतों में भूखमरी बहुत है। परंतु ये फिर पाकिस्तान ने इतने सारे महीने लगा दिए। पहले ये पाकिस्तान कहता रहा जो हमारे ट्रकों में ये सामान जाएगा, वहां पर वो ये बताने का प्रयास कर रहा था जो ये सहायता जो जा रही है अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है, न कि भारत के द्वारा। परंतु फिर अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उन्होंने दबाव बनाया। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना जो कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी से ही व्यापार बढ़ सकता है, आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है, और इसी के द्वारा ये सभी जो देश हैं ये और आगे उन्नति कर सकते हैं, आगे प्रगति कर सकते हैं। जी। और इसमें भारत ने बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, चाहे वो चाबहार को निर्माण करते हुए या फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये बहुत सालों से चल रहा है। भारत, ईरान और रूस इसमें सम्मिलित होकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। परंतु पिछले कुछ सालों में भारत ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है और इसको आगे लेकर गए हैं। और भारत ने जो देखिए दवाइयां भी भेजी हैं, कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन भेजे हैं, वो तो पहले अशरफ गनी की सरकार में भेजे थे, वो तो चले गए। परंतु जब तालिबान आया है उसके बाद भी हमने करीब 9 टन वहां पर दवाइयां भेजी हैं और बहुत सारे वहां पर कोविड-19 के अपने कोवैक्सीन वैक्सीन भी भेजे हैं। तो इन सभी के लिए हमको चाहे ईरान के द्वारा या फिर दोहा के द्वारा या दुबई के द्वारा हमको इनको भेजने पड़े हैं बाय एयर। तो ये जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है, ये अगर सभी देश मिलकर इसको आगे ले जा सकते हैं, इसको सुलझा सकते हैं, तो ये सभी के उन देशों के लिए फायदा होगा। और ये जो है एससीओ को हमें देखना होगा, जो ये इसको एज गेम प्ले ऑफ मेजर पावर्स नहीं होना चाहिए। जी, इसमें बिल्कुल होना चाहिए जो 4 देश हैं मध्य एशिया के, उनको क्या फायदा पहुंचाया जा सके। और इसी के लिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी नए इनिशिएटिव्स बताए हैं, जैसे आपने कहा इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स वगैरह वगैरह, जी बिल्कुल अशोक जी, किया जाए, बिल्कुल अशोक जी, एससीओ शिखर सम्मेलन के दरअसल तमाम, अगर मैं बात करूं, ऐसे कई मुद्दे हैं, पर्यटन है, संस्कृति है, जो मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के जो पारस्परिक संबंध रहे हैं, द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, उनको एक मजबूती प्रदान करता है। और निश्चित तौर पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से और ऊर्जा के लिहाज से। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।